नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता? अडानी की बढ़ती संपत्ति पर संसद में राहुल ने उठाए सवाल। पूछा प्रधानमंत्री मोदी से क्या है अडानी का कनेक्शन। सरकार का जवाब ना लगाए, तथ्यहीन आरोप दे सबूत। भारी उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बाजार बंद। एफएमसीजी ऑटो शेयरों में बिकवाली। एनर्जी मेटल आईटी शेयरों पर दबाव। सेंसेक्स 221 और निफ्टी 43 अंक गिरा। महाराष्ट्र में रैपिडो को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। महाराष्ट्र सरकार लाए 31 मार्च तक एग्रीगेटर्स के लिए पॉलिसी। इस साल भी पड़ सकती है गेहूं पर गर्मी की मार। फरवरी में भी पारा 29 डिग्री के पार। आगे भी पारा बढ़ने के आसार। पिछले साल घटा था 5% तक प्रोडक्शन। टर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। संसद में रखा गया मौन। भारत से गई टीमें भी राहत बचाव में जोरों शोरों से लगी। और खबरों की शुरुआत टर्की और सीरिया में आए भूकंप की तबाही से, जिसमें अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन एजेंसियों का कहना है कि टर्की में ही करीब 3400 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में अगर बात करें तो 1600 लोगों की मौत सीरिया में हुई है। वहीं टर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5606 इमारतें गिर चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का कहना है कि 2 करोड़ 30 लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। इस जलजले में बड़ी तादाद में इमारतें मटिया में लेट हो चुकी हैं। 45 देशों से राहत और बचाव का काम तेजी से यहां पर चल रहा है। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, जिसमें राहत बचाव दल के साथ साथ डॉग स्क्वाड, दवाइयां, राहत सामग्री भी पहुंची। भारत ने तुर्की को भेजी 99 सदस्यों की मेडिकल टीम। पहली खेप में भेजी गई है 89 सदस्यों की मेडिकल टीम। दूसरी जरूरी दवाएं, उपकरण भी भारत ने यहां पर भेजे हैं। और इधर संसद में आज टर्की के भूकंप पर मौन रखा गया। संसद के दोनों ही सदनों में टर्की और सीरिया में भूकंप में लोगों की मौत पर दुख जताया गया। उनके लिए मौन रखा गया। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भूकंप से हुई तबाही पर चर्चा हुई। पीएम मोदी भूकंप से हुई तबाही की बात करते हुए यहां पर काफी भावुक दिखे। और अब बात करेंगे संसद की। दरअसल अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर आज भी संसद के अंदर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सत्ता का पक्ष की तरफ से कई बार आपत्ति जताई गई और यह भी कहा गया कि तथ्यहीन आरोप ना लगाए जाए, बल्कि आप सबूत दें इसका। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अडानी की बढ़ती वेल्थ पर सवाल उठाए। साथ ही हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कई सवाल यहां पर पूछे। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि अडानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं?
हालांकि बीजेपी ने राहुल के सवालों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी ने कहा कि राहुल बिना किसी दस्तावेज के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नियमों की अवहेलना करके पूरा उनकी टिप्पणी गाली गलौज, हमें खड़ा होना पड़ा, नियम दिखाना पड़ा। ये क्या मतलब है इसका? एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक याचिका वकील एमएल शर्मा की थी और दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आधारहीन है, विदेशी ताकतों द्वारा देश की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप करके इस मामले की जांच का निर्देश जारी करे। तो वहीं वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की मंजूरी की नीति की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश देने की मांग की है। ये दोनों ही याचिकाओं पर 10 फरवरी को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और अब बात करते हैं मार्केट की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 221 पॉइंट गिरकर 60,286 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 43 पॉइंट गिरकर 17,722 पर बंद हुआ। एफएमसीजी ऑटो शेयरों में बिकवाली रही, तो वहीं एनर्जी, मेटल, आईटी शेयरों पर दबाव रहा। आइए जानते हैं बाजार का हाल सुमित से। सुमित, बताएं बाजार में आज सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, किस सेक्टर्स में तेजी और कहां पर सुस्ती दिखी? देखिए, आज मार्केट्स में वैसे तो वोलेटाइल सेशन था, खासतौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स के तौर पर, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते निफ्टी बैंक के अंदर अच्छी रिकवरी आई और हरे निशाने बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन निफ्टी की अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो अदानी एंटरप्राइजेस जोरदार तेजी में, एक समय में 20% तेजी में, करीब 14.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर। अदानी पोर्ट नंबर्स के बाद हालांकि फिजल आउट हुआ, पहले 5% ऊपर था लेकिन बाद में 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो टाटा स्टील नंबर्स के बाद 5% नीचे, हिंडाल्को नंबर्स के बाद 4% नीचे, आईटीसी प्रॉफिट टेकिंग के चलते 2.5% नीचे और सन फार्मा करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात करें तो मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में वरुण बेवरेजेस बेहतरीन कॉन कॉल के बाद करीब 7% ऊपर। अदानी विल्मर अपर सर्किट पे, ऑयल इंडिया करीब 4.5% ऊपर और नवीन फ्लोरीन रफली 4% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में मदरसन वायरिंग 3% नीचे नंबर्स के बाद, टीटीएमएल 4% नीचे, वोडाफोन आइडिया कल की बड़ी तेजी के बाद 4% नीचे और ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगातार प्रेशर में करीब 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर आज अदानी समूह के शेयरों में तेजी थी, बैंक्स में थोड़ी हद तक रिकवरी थी, लेकिन एक बड़ा इवेंट अवेटेड है तो मार्केट भी स्केप्टिकल होकर कामकाज कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सुमित आपका। और यूएस में मंदी का असर कम हुआ है तो भारत को इसका फायदा होगा, ऐसा कहना है सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का। उनके अनुसार इससे भारत में महंगाई का दबाव कम होगा और दरें ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर यूएस में अभी 5.1 की टॉप आउट की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के लिए शायद बस एक राइट हैक और करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना भयंकर नहीं है कि उसको रेट हैक करने की जरूरत पड़े इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। हमारी रेट हाइक होती थी, अगर यूएस बहुत जबरदस्त रेट हाइक कर रहा है तो पैरिटी मेंटेन कर लिए, नहीं तो करेंसी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो अगर यूएस में टॉप आउट दिख रहा है 5.1 तो आरबीआई के लिए भी वो टॉप आउट रहेगा। एक रेट हाइक कल की शायद पॉलिसी में आएगी 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स की, उसके बाद डाउन टाउन। और ये बहुत सही वक्त रहेगा रेट सेंसिटिव जैसे ऑटो, बैंकिंग, रियल एस्टेट को खरीदने के लिए, क्योंकि एक डिक्लाइनिंग जो रेट सिनेरियो आएगी वो बैंक्स के लिए भरपूर फायदा होगा। और बजट के ऐलानों और अदानी ग्रुप के मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की बेबाक बातचीत देखिए आज शाम 7:57 पर।
बाइक एग्रीगेटर रैपिडो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवाएं बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बाइक एग्रीगेटर पॉलिसी पर 31 मार्च तक फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए, सुप्रीम कोर्ट से भी रैपिडो को झटका लगा है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो बाइक एग्रीगेटर रैपिडो है उसके ऊपर सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि जो निजी व्हीकल है उसका इस्तेमाल टैक्सी सेवाएं देने के लिए नहीं किया जा सकता। इस आदेश को रैपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर राहत देने से इनकार कर दिया था। मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके मुताबिक जो बाइक एग्रीगेटर है उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। जो महाराष्ट्र सरकार है उसका कहना था कि एग्रीगेटर्स के लिए एक नई पॉलिसी बनाने के ऊपर काम जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक बाइक एग्रीगेटर के लिए पॉलिसी बनाने पर फैसला ले। साथ ही जो रैपिडो है उसको भी निर्देश दिए कि वो दोबारा से बॉम्बे हाईकोर्ट के पास जा सकता है। तो जब तक ये नई पॉलिसी बनकर नहीं आती है तब तक महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को बाइक एग्रीगेटर रैपिडो की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और दुनिया भर में चैट जीपीटी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। चैट जीपीटी के एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ हो गए हैं। लेकिन क्या इससे आपकी जॉब पर खतरा बढ़ गया है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर भारत में एक बार फिर से तापमान चढ़ने लगा है। पिछले साल मार्च में अधिक गर्मी से गेहूं के उत्पादन पर इसका असर पड़ा था। इस साल कैसा रहेगा मौसम, इस पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। उत्तर भारत में गर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी है। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश हैं। सर, उत्तर भारत में गर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, 26 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। कितना अनुमान है आपको, क्या लगता है यही रहेगी? देखिए, जैसे अभी दिल्ली का भी 29 तक कल पहुंच गया था और मिनिमम अराउंड 12.8 13 के पास था। अगर आप इस सैटेलाइट पिक्चर की तरफ ध्यान दें तो अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो क्लाउड्स मूव कर रहा है, जो कल रात को जहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद जो तो हिमालयस पे वेदर देगा, लेकिन इसका टेम्परेचर्स पे प्लेन्स के टेम्परेचर्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। जैसा कि अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, मार्च वाज वेरी मच अब नॉर्मल, काफ़ी टेम्परेचर्स थे। उस समय मेन रीज़न यही था कि कोई ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं था। उसके प्रभाव से सारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लियर था, तो टेम्परेचर सूट अप किए। और अभी में क्या है कि अभी ये 8th नाइट से WD इम्पैक्ट कर रहा है। 9th को हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर, स्पेसिफिकली कश्मीर रीजन में हैवी स्नोफॉल भी दे सकता है। सर, इस साल जो हम बारिश भी सामान्य से कम रही, 25% के आसपास जनवरी महीने में, तो लगता है कि फरवरी महीने में कमी पूरी होगी या इस बार भी बारिश ऐसी रहेगी? देखिए, जैसे हम जनरली 5-6 दिन का अनुमान देते हैं, तो अभी जो हमारा आने वाले 8-10 दिनों में है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और है, लेकिन मेन वेदर जो थोड़ा बहुत तो हिमालयस पे भी रहेगा। पिछले साल मार्च में हमने देखा कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था, तो अब आपका क्या अनुमान है? मार्च में उतना ही रहेगा टेम्परेचर, कम होगा, ज़्यादा होगा? लास्ट ईयर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो प्लेस में कोई ऐसा वेदर नहीं था। जो भी रेनफॉल स्नोफॉल हुआ बहुत हाई रीचेस में हुआ। जी, आखिरी सवाल, गेहूं के उत्पादन पर कोई असर देख रहे हैं? पिछली बार भी असर पड़ा था इस पर? देखिए, अभी उसमें कुछ नहीं हम कमेंट्स कर सकते। अभी तो हिमालयस पे वेदर है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर मेयर के चुनाव को लेकर खींचतान मची हुई है। आज तीसरी बार सदन में मेयर को लेकर होने वाला मतदान टल गया, जिसके बाद सदन का संग्राम अब सड़क पर आ गया है। तो वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आपने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मेयर चुनाव को लेकर अब बीजेपी और आप के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव टालने का ठीकरा फोड़ती हुई यहां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी गहमागहमी अब काफी तेज हो गई है। बीजेपी जहां पहले ही मिशन पूर्वोत्तर में जोरों शोरों से लगी हुई है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल के बाद अब पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी हैं। फ्रंट फुट से वो यहां पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आज त्रिपुरा में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं आज ममता बनर्जी ने भी त्रिपुरा में रोड शो किया।
गरीबों की चिंता करने वाली, दलितों की चिंता करने वाली, शोषितों की चिंता करने वाली यदि कोई सरकार है मेरे बहनों भाइयों तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि यह सरकार दलितों की, गरीबों की, वंचितों की चिंता करने वाली, आदिवासियों की चिंता करने वाली सरकार न होती तो मैं समझता हूं न तो लोगों के घरों में शौचालय बनता, न तो लोगों के घरों में पानी पहुंचता, न तो लोगों के घर में बिजली पहुंचती, और न तो लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता। 12.5 लाख लोगों को त्रिपुरा में आयुष्मान भारत का कार्ड मिला हुआ है। और अब जल्द ही G20 की एक और महत्वपूर्ण बैठक अहमदाबाद में होने वाली है। ये बैठक 9 से 10 फरवरी के बीच होगी। इस बैठक में G20 सहयोगी देशों और 10 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में इससे पहले अहमदाबाद शहर को बड़े बड़े ऑयल पेंटिंग होर्डिंग से सजाया गया है। केतन जोशी ने G20 के नोडल अफसर मोना खंदार से खास बातचीत की, आप भी सुने। गुजरात में फिर से G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आइए हम जानते हैं नोडल ऑफिसर से कि आखिरकार वो मीटिंग कहां पर होने वाली है और कितनी इंपॉर्टेंट है। मैडम बताइए, G20 की जो मीटिंग अब होने वाली है कहां पर होने वाली है, कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये G20 की तीसरी इवेंट होने जा रही है अहमदाबाद में, जो अर्बन 20 की मीटिंग है। अब अर्बन 20 भी एक एंगेजमेंट ग्रुप है। जैसे हमारे 3 ट्रैक है, आप जानते हैं कि एक शेरपा ट्रैक है, एक फाइनेंस ट्रैक है और एक एंगेजमेंट ग्रुप का मीटिंग होता है। तो ये एक एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग है और उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गुजरात का अहमदाबाद सिटी है वो U20 का मतलब नोडल सिटी है और जो अहमदाबाद के मेयर है वो अर्बन 20 के चेयरमैन है। तो इसलिए ये गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग और भी हो जाती है। और ये इंसेप्शन मीटिंग है, मतलब फर्स्ट मीटिंग है। इसमें जो लास्ट चेयर था इंडोनेशिया, उसमें जकार्ता का सिटी उसका चेयर था। तो वहाँ से मतलब वो ब्रीफिंग देंगे कि क्या क्या उनके इंडोनेशिया के चेयरमैनशिप में हुआ था अर्बन 20 में। और अब आगे इंडिया में अर्बन 20 का एजेंडा क्या रहेगा। तो ये सब डिस्कशन के लिए 9 और 10 फरवरी को अहमदाबाद में अर्बन 20 की फर्स्ट इंसेप्शन मीट होने जा रही है। इसमें सारे जो G20 के बाकी 19 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और जो हमारे इनवाइटी कंट्रीज है 10 और 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया गया है। और लगभग 75 जितने जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और इंडिया से भी 20 से उपरांत सिटीज़ से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। जो मतलब सिटी लीडर्स होंगे, शेरपा लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर छोटे सिटी में से म्यूनिसिपल कमिश्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिटीज़ से भी और इंडिया के सिटीज़ से भी ये सब लोग आएंगे। और उनके जो एजेंडा में जो डिस्कशन होगा वो अर्बन तो रहेगा ही, साथ में जो बाकी ऐसे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जो स्टार्टअप 20 है, यूथ 20 है, थिंक 20 है, विमेन 20 है, बिजनेस 20 है, इनके साथ भी अर्बन 20 का कैसे इंटीग्रेशन या एजेंडा कैसे सिनर्जी एजेंडा में होती है, ये सब भी डेलिब्रेशन होगा। और भारतीय नौसेना ने इतिहास रच दिया है। नौसेना ने INS विक्रांत पर 2 लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ करवाया। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और MiG 29K की सफल लैंडिंग कराई गई। इसी के साथ देश की रक्षा अब और पुरजोर हो गई। रक्षा मंत्रालय ने इसमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम इसे बताया है। इस मौके पर भारत 40,000 टन से अधिक श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखने वाले देशों में अब शामिल हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।